कभी कभी ऐसा होता है ना कि जिंदगी में बाहर से देखने पर सब कुछ मतलब बिल्कुल वैसा ही चल रहा होता है। काम, रिश्ते, आपकी रोज की आदतें सब अपनी जगह पर अंदर कहीं बहुत गहरे में कुछ बदल जाता है। एक एक बहुत ही शांत सी आवाज आती है जो कहती है शायद शायद मैं अब तक चीजों को सही जगह से नहीं देख रहा था। आज हम इसी एक गहरी अनुभूति पर बात करेंगे और इसके लिए हमारे पास दो बहुत दिलचस्प नजरिए हैं। एक तरफ है दार्शनिक जिद्दू कृष्णमूर्ति जो चेतना और खुद को देखने की बात करते हैं, और दूसरी तरफ स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का एक रिसर्च पेपर है जो नैरेटिव आइडेंटिटी के बारे में बताता है। मतलब वो कहानियां जो हम अपनी पहचान बनाने के लिए खुद को सुनाते हैं। तो इन दोनों को मिलाकर हम समझेंगे कि जब ये कहानियां टूटती हैं तो असल में होता क्या है। और ये जो शुरुआत होती है ना, यही अक्सर सबसे ज्यादा बेचैन करती है। क्योंकि देखिए, कृष्णमूर्ति कहते हैं कि हम हमेशा एक जानी पहचानी जमीन पर खड़े रहना चाहते हैं, लेकिन ये एहसास आपको उस जमीन से एक तरह से हटा देता है। उस ठहराव में कोई बहाना काम नहीं आता। ना आप किसी और को दोष दे सकते हैं, ना ही खुद को सही साबित करने की कोई ज़रूरत बचती है। वो सारी कहानियाँ, सारे तर्क, वो एक पल के लिए बस थम जाते हैं। और उस थमे हुए पल में बस एक सीधी सी सरल सी बात महसूस होती है, जो पहचान मैंने अपनी बना रखी थी, मतलब जो मैं खुद को समझता था, शायद वो पूरा सच नहीं था। और यहीं से मुझे लगता है आज की हमारी बातचीत की गहराई शुरू होती है। ये बात ही अपने आप में बहुत वजनीय है ना। जो मैं खुद को समझता था वो पूरा सच नहीं था। यहीं पर मेरा ख्याल है ज्यादातर लोग डर जाते हैं। उन्हें लगता है कि इसे मानने का मतलब तो ये हुआ कि मैं पूरी जिंदगी गलत था। और ये ख्याल इतना भारी है कि हम इससे दूर भागना चाहते हैं। कौन मानना चाहेगा कि उसका पूरा जीवन ही एक गलत फहमी थी। बिल्कुल, ये डर बहुत स्वाभाविक है, लेकिन यहाँ नजरिए का एक बहुत बहुत बारीक फर्क है। और यहीं पर वो रिसर्च पेपर हमारी मदद करता है। पेपर के मुताबिक आप गलत नहीं थे। आप उतना ही देख पा रहे थे, उतना ही समझ पा रहे थे जितना उस वक्त की आपकी चेतना, आपके अनुभवों से संभव था। इसे गलत कहना मतलब ये तो वैसा ही हुआ जैसे किसी बच्चे को जो अभी घुटनों के बल चलना सीख रहा है, उसे हम दौड़ने के लिए गलत ठहरा दें। लेकिन इस नजरिए को अपनाना मुश्किल लगता है जब हम किसी तकलीफ से गुजर रहे होते हैं, और ये सोचना कि ये बस एक चरण है, ये तो बहुत सतही लगता है। उस पल में तो वो दर्द ही 100% सच्चाई लगता है। उस एहसास की सच्चाई का क्या, उससे कैसे निपटे हैं? इसके चरणों की बात की गई है। जैसे बच्चा पहले सिर्फ पकड़ना सीखता है, फिर बैठना, फिर चलना, फिर दौड़ना। हमारी चेतना भी वैसी ही विकसित होती है। पहले हम जीवन की घटनाओं पर बस प्रतिक्रिया देते हैं, रिएक्ट करते हैं। जो हुआ उस पर तुरंत अच्छा या बुरा लेबल लगा दिया। फिर धीरे धीरे हम चीज़ों को समझना शुरू करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, कारण खोजते हैं। और फिर एक ऐसा चरण आता है जहां हम बस देखना शुरू करते हैं, सी। तो जब आप दर्द में होते हैं, तो उस चरण में उस दर्द को महसूस करना ही आपका सच है। उसे बस एक चरण कहकर खारिज करना वो एक तरह की बेईमानी होगी। कृष्णमूर्ति भी यही कहते हैं, तथ्य के साथ रहो। अगर दर्द है तो बस दर्द के साथ रहो, बिना उसे कोई नाम दिए, बिना उससे भागने की कोशिश किए। अगला चरण वहीं से शुरू होता है, उसे नकारने से नहीं। कोई भी चरण गलत नहीं है, हर चरण अपने आप में जरूरी है, पूरा है, ठीक है। तो जब ये देखने की अवस्था शुरू होती है, इसका सबसे पहला असर कहाँ पड़ता है? मुझे लगता है कि सबसे पहला और सबसे बड़ा झटका हमारी अपनी बनाई हुई कहानियों को लगता है। वो कहानियां जो हम सालों से, दशकों से खुद को सुनाते आ रहे हैं, वो अचानक ढीली पड़ने लगती हैं, उनकी पकड़ कमजोर हो जाती है। मेरा मतलब उन आम कहानियों से है, जैसे मैं तो हूं ही ऐसा, मैं कभी नहीं बदल सकता, या मेरे साथ तो हमेशा ऐसा ही होता है, मेरी किस्मत ही खराब है। या फिर दूसरों के लिए बनाई गई कहानियां, लोग तो मतलबी होते हैं। ये आवाजें जो हमारे दिमाग में 24 घंटे चलती रहती है ना, वो धीरे धीरे शांत होने लगती हैं, उनकी तीव्रता कम हो जाती है। और यहाँ पर वो नैरेटिव आइडेंटिटी का जो कॉन्सेप्ट है, वो बहुत काम आता है। वो रिसर्च पेपर बताता है कि हमारा दिमाग बेतरतीब घटनाओं को समझने के लिए स्वाभाविक रूप से कहानियां बनाता है। ये हमें एक तरह की सुरक्षा देता है, पहचान का एहसास देता है। कहानी में एक हीरो होता है जो अक्सर हम खुद होते हैं, कुछ विलेन होते हैं, लोग या हालात, और एक स्क्रिप्ट होती है कि चीजें कैसे होनी चाहिए। ये दुनिया को समझने का एक फ्रेमवर्क है। तो ये तो एक तरह का सर्वाइवल मैकेनिज्म हुआ। फिर इसमें दिक्कत क्या है? दिक्कत तब होती है जब हम कहानी को हकीकत मान लेते हैं, जब हम ये भूल जाते हैं कि ये दुनिया को देखने का सिर्फ एक नजरिया है, एकमात्र सच्चाई नहीं।
और उस शांति में जब ये कहानियां कमजोर पड़ती हैं, एक बहुत बड़ी सच्चाई उभर कर सामने आती है जो अक्सर चौंकाने वाली होती है। मैं अब तक एक कहानी में जी रहा था, हकीकत में नहीं। हकीकत में जीना बिल्कुल अलग है। हकीकत में कोई स्क्रिप्ट नहीं होती, और जब हमारी कहानी टूटती है तो हम इस बिना स्क्रिप्ट वाली हकीकत के सामने खड़े हो जाते हैं। उस रिसर्च पेपर में इसका कोई उदाहरण था? मतलब असल जिंदगी में ये कैसा दिखता है? हाँ, एक बहुत दिलचस्प किस्सा था। एक सीईओ ने बताया कि उसकी कहानी थी कि मैं एक हार्ड वर्किंग अंडरडॉग हूं जिसे हमेशा खुद को साबित करना पड़ता है। सालों तक इसी कहानी ने उसे सफल बनाया, लेकिन एक दिन उसे एहसास हुआ कि वो अब अंडरडॉग नहीं है, वो कंपनी का लीडर है, लेकिन वो अब भी उसी पुरानी कहानी से जी रहा था। अच्छा। नतीजा, वो अपने ही सहकर्मियों से मुकाबला कर रहा था, हर छोटी बात को अपनी काबिलियत पर हमले की तरह देख रहा था। जब उसे ये एहसास हुआ तो उसे बहुत दुख हुआ, एक तरह का शोक, अपने उस पुराने स्व के खो जाने का शोक। और अगर कोई इंसान इस दुख से भागे नहीं, उसे महसूस होने दे, तो यहीं से मुझे लगता है सच्ची स्पष्टता का जन्म होता है। स्पष्टता, ये एक ऐसा शब्द है जिसे हम सब चाहते हैं, लेकिन अक्सर इसका मतलब गलत समझ लेते हैं। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि स्पष्टता का मतलब है हमेशा शांत रहना, खुश रहना या जीवन की सारी समस्याओं का हल मिल जाना, जैसे कोई जादुई बटन दबा गया और अब सब कुछ ठीक हो गया। तो फिर स्पष्टता का असली मतलब क्या है? अगर इसका मतलब हमेशा खुश रहना नहीं है, तो ये असल जिंदगी में दिखती कैसी है? स्पष्टता का असली मतलब है चीजों को बस वैसा देख पाना जैसी वे हैं, बिना उन्हें तुरंत ठीक करने, बदलने या उनसे छुटकारा पाने की बेचैनी के। बस देखना, अपनी बेचैनी को देखना, अपने डर को देखना, सामने वाले के व्यवहार को देखना, बिना उस पर अपनी कोई कहानी थोपे। कृष्णमूर्ति इसे चॉइसलेस अवेयरनेस कहते हैं। बिना चुनाव के देखना, आप बस देख रहे हैं, ये तय किए बिना कि ये अच्छा है या बुरा। लेकिन ये विचार कई लोगों के लिए बहुत ठंडा या दूर का लग सकता है। क्या इसका मतलब ये है कि हम अपने रिश्तों में या अपने काम में पूरी तरह से निवेश करना बंद कर दें? क्या ये एक तरह की उदासीनता नहीं है? मैं पूरी तरह से शामिल हूं, लेकिन मेरी शांति इस पर निर्भर नहीं है कि नतीजा मेरे हिसाब से हो। ये एक तरह की गहरी आजादी है। आप जिंदगी से भागते नहीं हैं, आप बस उससे बेवजह चिपकना छोड़ देते हैं। और इसका सबसे बड़ा और व्यवहारिक नतीजा ये होता है कि आप कुछ भी साबित करना बंद कर देते हैं, न अपनी अच्छाई, न अपनी पीड़ा और न ही अपनी समझ। समाज में हमारी ज्यादातर ऊर्जा इसे साबित करने में खर्च हो जाती है ना? सही बात है। कि मैं एक अच्छा इंसान हूं, कि मेरे साथ कितना बुरा हुआ, कि मैं कितना समझदार हूं। जब देखने की क्षमता आ जाती है तो ये साबित करने की जरूरत खत्म हो जाती है। आप बस मौजूद रहते हैं। तो अगर हम वापस उसी शुरुआती एहसास पर लौटें, शायद मैं गलत था, तो ये एक अंत नहीं है। ये तो एक नई शुरुआत का संकेत है, किसी भारी बोझ की तरह नहीं, बल्कि एक अवसर की तरह। ये आपकी पहचान का टूटना नहीं है, जैसा कि हमें डर लगता है। ये बस आपकी नज़र का बदलना है। आप वही इंसान हैं, लेकिन अब आप दुनिया को, खुद को और अपने रिश्तों को एक नए शीशे से देख रहे हैं। एक ऐसा शीशा जिस पर पुरानी कहानियों की धूल नहीं जमी है। और जब नज़र बदलती है तो उसका सबसे ज़मीनी, सबसे वास्तविक असर ये होता है कि जीवन हल्का हो जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। शायद आपकी जिम्मेदारियां वही हैं, आपके जीवन के लोग वही हैं, आपकी दिनचर्या भी वही है। आत्मबोध आपको इनसे कहीं दूर हिमालय पर नहीं ले जाता। तो इसका मतलब क्या है? जीवन हल्का हो जाता है। मान लीजिए किसी का बॉस बहुत मुश्किल है, आत्मबोध के बाद भी बॉस तो वही रहेगा, तो फिर बदलता क्या है? बदलता यह है कि पहले आप उस बॉस के व्यवहार को अपनी कहानी से जोड़कर देखते थे। ये हमेशा मेरे साथ ही ऐसा करता है, ये मेरी काबिलियत पर शक करता है, ये मुझे नीचा दिखाना चाहता है। ये कहानी अपने साथ गुस्सा, निराशा और बेबसी का एक भारी बोझ लेकर आती है। आत्मबोध के बाद आप कहानी को हटाकर सिर्फ तथ्य को देखते हैं। ये व्यक्ति इस तरह से व्यवहार कर रहा है। अब ये व्यक्तिगत हमला नहीं है, ये एक स्थिति है जिसे संभालना है। आप अब भी जरूरी कदम उठाएंगे, शायद एचआर से बात करेंगे या नई नौकरी ढूंढेंगे, लेकिन वो सब आप एक शांत और साफ दिमाग से करेंगे, न कि व्यक्तिगत पीड़ा के बोझ तले दबकर। जिम्मेदारियों को उठाने का जो भीतरी बोझ था, जो मानसिक और भावनात्मक वजन था, वो बहुत कम हो जाता है। और यही आत्मबोध का सबसे बड़ा तोहफा है। वही जीवन, लेकिन हल्के मन और शांत हृदय के साथ।
ये बहुत खूबसूरत बात है। तो आत्मबोध कोई नई मंजिल नहीं देता, ना ही वो कोई जादुई समाधान है जो आपकी सारी मुश्किलें खत्म कर दे। ये तो बस ऐसा है जैसे आप अपने ही घर के अंदर एक दिया जला देते हैं। बिल्कुल। और जब दिया जलता है तो आप अंधेरे से लड़ते नहीं हैं, आप उसे धक्का देके बाहर निकालने की कोशिश नहीं करते। दिया जलने के बाद अंधेरा अपने आप शांत हो जाता है और अपनी सही जगह ले लेता है।